आने वाले तूफान से बेखबर राहुल अपने दोस्त अमित के साथ एक कैफे में बैठकर बचपन के किस्से याद कर रहा था। कई सालों की दूरी के बाद मिलने पर आज बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। राहुल और अमित उस जमाने के दोस्त हैं जब उन्हें बोलना भी नहीं आता था। हंसते हुए राहुल अमित से कहता है, भाई बहुत अच्छा हुआ कि तू हमेशा के लिए यहां मुंबई शिफ्ट हो गया। अमित अपनी कॉफी का सिप लेकर कहता है, वैसे तू मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था, क्या हुआ उसका? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी बोलने की आदत डाल ले अब। कल उसके बर्थडे पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूं। ये सुनते ही अमित खड़ा होकर राहुल को गले लगा लेता है। इसी बीच राहुल की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। राहुल फोन उठाकर कहता है, आयशा 100 साल जियोगी तुम। अभी तुम्हारे ही बारे में मैं अपने दोस्त को बता रहा था। दूसरी ओर से आयशा हंसते हुए कहती है, अब ये कौन से दोस्त के सामने मेरी बुराई कर रहे हो? तभी अमित राहुल के हाथों से फोन खींचकर अपना परिचय देता है और आयशा से जल्दी मिलने के लिए कहकर फोन दोबारा राहुल को दे देता है। राहुल अमित से थोड़ा दूर जाकर आयशा से कहता है, शाम को मिलोगी ना? नहीं राहुल, यही बताने के लिए तो फोन किया था। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे तुरंत वहां के लिए निकलना होगा और मैं तुम्हें कल ही मिल पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और पहुंचकर फोन करना। राहुल अमित की ओर मुड़कर उसे सारी बातें बताता है और कैफे से निकल जाता है। जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठता है उसे ख्याल आता है, क्यों ना आयशा को सरप्राइज दे दूं, जल्दी मिल लेता हूं इससे पहले कि वो मीटिंग के लिए निकल जाए। राहुल अपनी बाइक मोड़कर आयशा के ऑफिस के नीचे पहुंचता है। वो बाइक से उतरने ही वाला होता है कि वो आयशा को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आते देख लेता है। इससे पहले राहुल से आवाज दे पाता वो देखता है आयशा एक नीली मर्सिडीज के पास जाकर एक लड़के को गले लगा लेती है और उसके होंठों पर किस करती है। ये देखते ही राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरती है और वो उन पुरानी यादों में खो जाता है जब वो और आयशा एक दूसरे से मिले थे और जब उसने आयशा को पहली बार आई लव यू कहा था। राहुल को दुख हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे आयशा पर गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही आयशा से जवाब मांगने के लिए आगे बढ़ पाता, आयशा उस नीली मर्सिडीज में बैठकर वहां से चली जाती है। राहुल इनका पीछा करने की सोचता है, मगर तब उसे ख्याल आता है कि ऐसा क्या अलग हो जाएगा? आखिर इससे बदतर क्या हो सकता है कि वो लड़की जिससे आप शादी करने की सोच रहे हो, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने की सोच रहे हो, वो किसी और की बाहों में हो। राहुल ने आयशा को उसके हाल पर छोड़ने का मन बना लिया और टूटा हुआ दिल लिए वो अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। राहुल को अब उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, आखिर क्या कमी हो गई थी? सोचते सोचते राहुल शहर के बाहर आ गया था। दूर दूर तक फैली हरियाली और ढलती शाम उसकी यादों को और झंझोड़ रही थी। राहुल अपनी सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी उसे अमित का कॉल आता है। बाइक चलाने की वजह से वो कॉल कट कर रोड पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अमित दोबारा उसे कॉल करता है। कोई इमरजेंसी होगी, ये सोचकर राहुल अमित का फोन उठाता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते हुए ट्रक पर पड़ती है। खुद को बचाने के चक्कर में उसका बाइक पर से आपा खो जाता है और उसकी बाइक सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। खून से लथपथ राहुल की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। उसे सिर्फ बाइक से निकलता हुआ धुआं और खून से लथपथ उसके हाथ पैर नजर आते हैं। दर्द में कराहते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगले ही पल
राहुल की आंखें खुलती है, वो झट से अपने आसपास देखने लगता है। अपने आप को एक अजीब सी दिखने वाली गुफा में, जहां सिर्फ मशालें लगी हुई हैं, वहां पाता है। ये मैं कहां आ गया? सोचते सोचते जैसे ही राहुल आगे बढ़ता है, वो देखता है उसके सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है, जहां दूर कोई शख्स खड़ा है, जिसे लोग बारी बारी मिल रहे हैं और उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। शायद ये आदमी यहां का केयरटेकर होगा। अब इसी से पूछता हूं। ये सोचते हुए राहुल आगे लाइन में लग जाता है। जैसे ही वो अपने आगे वाले को आगे बढ़ने के लिए कहता है, वो आदमी बिना धड़ हिलाए अपना सिर घुमा देता है, मानो उसकी गर्दन में हड्डी ही ना हो। ये देखते ही राहुल के होश उड़ जाते हैं। वो वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगता है, भूत भूत। ये सुनते ही उसके सामने खड़ा वो आदमी जोर से हंसने लगता है। अगर मैं भूत हूं तो तुम कौन हो? जरा अपने पैरों पे तो नजर डालो। राहुल ये सुनते ही नीचे देखता है। नीचे का नजारा देखकर उसकी जुबान जैसे कट जाती है। राहुल के दोनों पैर पूरी तरह से कटे हुए थे। वो अब तक हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो मर चुका हूं। क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका नंबर आ जाता है। सामने खड़ा शख्स राहुल को करीब आने के लिए कहता है। उस शख्स ने लंबी काली पोशाक पहनी है। इतने मरे हुए लोगों के बीच वो अकेला मुस्कुरा रहा है। वो राहुल से कहता है, आओ राहुल, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लो कि तुम मर चुके हो और यहां तुम्हारा न्याय होने वाला है कि क्या तुम स्वर्ग के लायक हो या नहीं। राहुल ये सुनकर वहां से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस करता है, जैसे किसी ने उसे दबोच रखा हो। वो मुड़कर देखता है, वो शख्स जो काली पोशाक में था राहुल की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसने राहुल को अपने बड़े बड़े पंजों में जकड़ के रखा है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। राहुल की ये फरियाद सुनकर शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। चलो अब और टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे काम की बात करता हूं। राहुल को एहसास हो जाता है कि यहां से उसका भागना तो नामुमकिन है। इस आदमी की बात सुनने में ही भलाई है। वो आदमी राहुल को कहता है, मेरा नाम नरकदूत है। मैं यहां लोगों को कर्मों के फल देता हूं, मगर तुम एक स्पेशल केस हो, इसीलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगी। राहुल ये सुनकर अचंभे में आ जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। नरकदूत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मैं पृथ्वी लोक दोबारा भेजूंगा, पर शर्त यह है कि तुम वहां हमारे लिए काम करोगे, एक नरकदूत बनकर, जिसका काम होगा पापियों को मारना। राहुल ये सुनते ही गिड़गिड़ाने लगता है। मारना? अरे मैंने मच्छर तो को कभी नहीं मारा है, इंसानों को कैसे? ये मुझसे नहीं होगा। राहुल की ना सुनते ही नरकदूत गुस्से से आग बबूला हो उठता है। वो चुटकी बजाता है और अचानक से उसकी सुनसान सी गुफा चीखों से भर जाती है। राहुल देखता है कि उस गुफा में मीलों दूर तक लोग हैं जिन्हें मारा पीटा जा रहा है। उन लोगों को उनके कर्मों की सजा दी जा रही है।
वो सिर घुमाते ही जब नर्कदूत को देखता है तो वो नर्कदूत अब एक विशाल राक्षस बन चुका था, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग थे। उसका शरीर खून समान लाल था और आंखों से आग बरस रही थी। वो गुस्से में राहुल से कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। नरकदूत राहुल को उठाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई के ऊपर लटका देता है। अगर बात नहीं मानी तो इसी खौलते हुए तेल के अंदर तुम्हें फ्राई कर दूंगा। राहुल डर के मारे हाँ कह देता है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे फ्राई मत करो। ये सुनते ही नरकदूत चुटकी बजाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। तो तुम्हें मैं ऊपर भेजूंगा। तुम्हें उन लोगों को मारना है जिनके ऊपर लाल एक्स मार्क होगा। याद रखना, एक पापी हर रोज। राहुल इससे पहले कुछ बोल पाता वो नरकदूत अपनी चुटकी बजाता है और राहुल अपने आप को फिर से पृथ्वी लोक पर पाता है। आसपास का माहौल देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक आदमी नजर आता है जो एक गरीब आदमी को खाना खिला रहा था। राहुल देखता है उसके ऊपर वो क्रॉस का निशान है। ये तो कोई भला इंसान मालूम होता है। भला इसकी जान मैं कैसे ले सकता हूं? जैसे ही राहुल मुड़ता है उसे नर्कदूत की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। वो नर्कदूत राहुल को तेल में फ्राई करने की बात करता है। ये सुनते ही राहुल घबरा कर मुड़ता है और उस आदमी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उस आदमी के सामने जाता है वो उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है। पापा, आप यहां? वो इंसान कोई और नहीं, राहुल के अपने पापा थे। वो राहुल की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे राहुल, कहां था रे तू? कब से तेरी मां और मैं परेशान हैं? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। आयशा के भी कितने कॉल आए। ये सारी बातें राहुल के कानों के अंदर जा तो रही थी, पर वो इतना हैरान था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वही बुत बनकर अपने पापा के सामने खड़ा रहा। राहुल के पापा उसे जोर से हिलाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। अरे राहुल, कहां खो गया है? राहुल के होश आते ही वो पापा को गले लगा लेता है। इससे पहले राहुल ने कभी अपने पापा को गले नहीं लगाया था। उसका ये रूप देखकर राहुल के पापा भी हैरान हो जाते हैं। चल चल, ठीक है, अब घर चल, तेरी मां इंतजार कर रही है। राहुल उसके पापा के साथ उसके घर की ओर बढ़ता है। वो रास्ते में यही सोच रहा था कि कैसे इस काम से बचा जाए। भला मैं कैसे अपने पापा की जान ले सकता हूं? उसी पल राहुल और उसके पापा घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए राहुल यही सोच रहा है कि बस मम्मी के ऊपर वो लाल क्रॉस न बना हो। जैसे ही राहुल की मां दरवाजा खोलती है, राहुल की जान में जान आती है। उसकी मां के ऊपर वो लाल क्रॉस नहीं था। घर में सबके साथ वक्त बिताकर राहुल अपने कमरे में जाकर नर्कदूत को याद करता है तो अगले ही पल वो नर्कदूत राहुल के सामने आ जाता है। बोलो, काम हो गया? राहुल गुस्से में उससे कहता है, अपने बाप को कोई मारता है भला? मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो नर्कदूत राक्षस में बदलने ही वाला होता है कि राहुल से शांत करते हुए कहता है, अरे रुको जरा यार, तुम मतलब मौका ही ढूंढते रहते हो राक्षस रूप में आने का। वो नर्कदूत शांत होते हुए कहता है, तुम्हारे पास बस 2 घंटे बचे हैं दिन खत्म होने के लिए। अगर तुम किसी को मार नहीं पाए तो 2 घंटे बाद जानते हो ना क्या होगा? राहुल अपने आप को तेल में फ्राई होता हुआ महसूस करता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगता है। तभी राहुल सोचता है कि क्या ना किसी और को मारा जाए। आखिर लाल क्रॉस वाले को ही तो ढूंढना है। इस शहर में तो कई ऐसे पापी घूम रहे होंगे। राहुल अपने मां बाप के सोने का इंतजार करता है।
और जैसे ही वो अपना रास्ता साफ पाता है वो चुपके से अपने घर से निकलता है। शहर की सड़कें वीरान थी। आखिर कहां खोजूं लाल क्रॉस वाला निशान इतनी रात गए। तभी राहुल को आयशा याद आती है। बाप के बदले एक बेवफा इंसान, कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो तुरंत चल पड़ता है आयशा के घर की ओर। रास्ते में वो अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। वो अपना फोन निकालकर आयशा को कॉल करता है। आयशा फोन उठाकर तुरंत कहती है, कहां थे तुम कब से गायब हो, जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। आयशा उसे डांट ही रही होती है कि तभी राहुल उसे बर्थडे विश करता है और मिलने के लिए कहता है। उस पर आयशा घबराकर कहती है, अभी नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं घर पर, हम कल मिलते हैं ना। आयशा के पीछे से किसी की हंसने की आवाज राहुल को आती है। राहुल समझ जाता है कि वो शायद उस नीली मर्सिडीज वाले के साथ है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल मिलता हूं। एक पल का भी इंतजार न करते हुए राहुल सीधा आयशा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही आयशा दरवाजा खोलती है वो राहुल को देखकर चौंक जाती है। तुम यहां इस वक्त? राहुल से धक्का देकर अंदर घुसता है। तभी इस हड़बड़ी में अंदर से वो लड़का बाहर आ जाता है और राहुल की ओर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? राहुल गुस्से से उसके पास जाकर उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो लड़का दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। आयशा ये देखते ही उसके पास दौड़ती है और उसकी मदद करते हुए उसे उठाती है। राहुल पास में पड़ा चाकू उठाकर उन दोनों के पास जाता है। जैसे ही वो अपना हाथ उठाकर आयशा को चाकू मारने जाता है, उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। लाख कोशिश करने के बाद भी वो आयशा पर वार नहीं कर पाता। तभी वो गौर करता है कि आयशा और उस लड़के दोनों पर तो लाल क्रॉस का निशान है ही नहीं। राहुल ये समझ ही रहा होता है कि तब उस नरकदूत की आवाज राहुल को सुनाई देती है, तुम बिना लाल क्रॉस वाले को नहीं मार सकते। राहुल को समझ नहीं आता, आखिर वो लड़की जिसने उसे धोखा दिया, एक बार नहीं बल्कि बार बार, भला वो कैसे गुनहगार नहीं हो सकती? और उसके पापा, जिनको राहुल ने बचपन से सिर्फ अच्छे काम करते हुए देखा है, वो कैसे पापी हो गए? सोचते सोचते राहुल की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने में अभी सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। राहुल आयशा की ओर देखता है, जो उस लड़के को पकड़े डरी सहमी सी कोने में खड़ी राहुल की ओर देख रही है। राहुल का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसके हाथ उस नरकदूत ने रोक रखे थे। कुछ कहे बिना राहुल वहां से निकलता है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे जल्द से जल्द एक लाल क्रॉस वाला इंसान चाहिए था। किसी इंसान के ऊपर लाल क्रॉस देखना था, उसे मारना था, नहीं तो अपने पिता को मारना होगा या अनंत काल के लिए नर्क में चलना होगा। राहुल बहुत घबराया हुआ पागलों की तरह शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसका ध्यान कभी उन खाली सड़कों पर था तो कभी अपनी घड़ी पर। हर जाता हुआ मिनट राहुल की धड़कनें और बढ़ा रहा था। अब आखिर के 10 मिनट बचे थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, कि तभी उसकी नजर एक रोड क्रॉस कर रहे इंसान पर पड़ती है। उसे गौर से देखने पर राहुल को उस पर वो लाल क्रॉस नजर आ जाता है। राहुल तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे। राहुल पास ही पड़ी एक रस्सी लेकर उस आदमी के पास जाता है और उसके गले में रस्सी डालकर खींचता है। वो आदमी छटपटाता है, लेकिन राहुल अपने होश में नहीं था। उसे तो बस उस आदमी की जान चाहिए थी। धीरे धीरे उस आदमी का छटपटाना बंद हो जाता है। वो आदमी मर चुका है। राहुल रस्सी ढीली करके गहरी सांस लेता है। वो सोच रहा होता है कि 24 घंटों में उसकी जिंदगी ने क्या मोड़ ले लिया था। जिसने आज तक किसी को खरोंच तक नहीं मारी थी, उसने आज एक अनजान आदमी की जान ले ली।
राहुल ये मंजर देखकर रो पड़ता है। वो जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। 12 बजने में अभी भी 1 मिनट का समय बाकी था। वो अपने आसपास देखता है। दूर दूर तक सिवाय खामोशी और सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही 12 बजते हैं, वो नरकदूत राहुल के सामने आ जाता है। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? राहुल इस सवाल पर नरकदूत की ओर गुस्से से देखता है। ये कब तक करना होगा मुझे? इस पर नरकदूत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जब तक मैं रुकने को ना कहूं तब तक। ये सुनते ही राहुल और घबरा जाता है। वो सोचता है कि न जाने और कितनों को मारना पड़ेगा। नरकदूत राहुल की परेशानी समझकर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये सुनते ही राहुल के चेहरे पे थोड़ी परेशानी कम होती है। वो उठकर नरकदूत के पास जाता है। कैसी मदद? नरकदूत जमीन पर पड़े उस आदमी की जेब में हाथ डालकर एक कार्ड बाहर निकालकर राहुल के हाथ में देता है। राहुल जैसे ही उस कार्ड को पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक पुलिस आईडी कार्ड है जिस पर उसका नाम और फोटो है। ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे? एक पुलिस ऑफिसर का खून, वो भी मेरे हाथों? हे भगवान, अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। नरकदूत जोर से हंस पड़ता है। राहुल, तुम मर चुके हो। तुम्हारा मेरे सिवा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि तुम इस आदमी की जगह ले लो। पुलिस बन जाओगे, तुम मुजरिम थोड़ी जल्दी से मिल जाएंगे तुम्हें। सोच लो। राहुल को नरकदूत की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि ऐसे गुनहगारों से मिलने के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि पुलिस वाला बन जाए। राहुल के लिए अब खुद को तेल में फ्राई होने से बचाना एकमात्र मकसद था। वो तुरंत नरकदूत की इस बात पर हां कर देता है। नरकदूत राहुल के पास आकर उसके माथे पर जोर से मारता है। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखें खुलने पर राहुल अपने आप को जमीन पर पड़ा पाता है। वो उठकर खड़ा होता है और पास ही खड़ी एक गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है। वो अब उस पुलिस वाले के शरीर में था। राहुल मुड़कर नरकदूत को देखता है, मगर नरकदूत तो वहां से गायब हो चुका था। राहुल उसे 2-3 बार पुकारता है, मगर नरकदूत उसे कोई जवाब नहीं देता। राहुल अपनी जेब में हाथ डालकर वो कार्ड दोबारा देखता है। वो देखता है कि इस पुलिस वाले का नाम भी राहुल था। वो मुस्कुराकर कहता है, अजीब इत्तेफाक है, एक राहुल ने दूसरे राहुल को मार दिया। कार्ड के नीचे दिए हुए पते पर राहुल बढ़ चलता है। जैसे जैसे वो अपने घर जा रहा था, वैसे वैसे उसे इस पुलिस वाले की यादें दिखाई दे रही थी। उसका घर, उसका परिवार, उसकी जिंदगी, सब राहुल की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। राहुल को पता चलता है कि अब वो एक खुफिया फोर्स का हिस्सा है, जो पुलिस तो है लेकिन सिर्फ बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए है। उसके घर बार में उसके माँ बाप और एक छोटी बहन है। फिर भी वो हमेशा से अकेला रहता था। भला ऐसे इंसान ने ऐसा क्या काम किया था जिससे उसके ऊपर लाल क्रॉस आ गया? इसी सोच विचार के बीच वो अपने क्वार्टर्स पहुंचता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। राहुल घर का मुआयना कर ही रहा होता है कि दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों पर उसकी नजर जाती है। इंस्पेक्टर राहुल का जीवन अब इस राहुल के सामने था। राहुल कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करता है, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भला उसकी आंखों में नींद कहां आती? एक नए सवेरे की उम्मीद लिए राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो कपड़े पहनकर अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। अरे राहुल, कैसे हो? उस लड़की के पूछते ही राहुल स्तब्ध हो जाता है। अपनी यादों में खोजने पर उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाता है। वो लड़की थी शालिनी, जो राहुल के साथ उसी की टीम में काम करती थी। राहुल उसे काफी पसंद भी करता था। अरे क्या हुआ? शालिनी दोबारा राहुल से पूछती है। कुछ नहीं। क्यों? राहुल उससे आश्चर्य में पूछता है। शालिनी उसे याद दिलाती है कि कैसे वो पिछली रात तबीयत ना ठीक होने का कारण देकर ऑफिस से निकल गया था। तभी राहुल को अचानक वो बात याद आ जाती है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऑफिस पहुंचने पर वहां बाकियों से राहुल की मुलाकात होती है। शालिनी राहुल को आज एक मीटिंग के बारे में बताती है। उनकी मुलाकात आज एक नए कमिश्नर से होने वाली थी, जिनका तबादला हाल ही में हुआ था। राहुल और शालिनी तुरंत कमिश्नर की कैबिन की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, राहुल चौंक जाता है। उस कमिश्नर के ऊपर वो लाल क्रॉस बना हुआ था। कमिश्नर जैसे ही राहुल और शालिनी की ओर मुस्कुरा कर देखता है, राहुल के कानों में उस नर्कदूत की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। क्या किसी नई मुसीबत में फंस गया था राहुल? और आखिर कब तक अपने पिता को बचा सकता है वो?